अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। शुक्रिया। कल हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, उसकी इक्वेशन लिखी, उसके कांस्टेंट को डिस्कस किया, 1/r कंडक्टेंस। फिर हमने ओम्स लॉ की लिमिटेशंस लिखी। फिर हमने वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, स्लोप को डिस्कस किया और लास्टली ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स को स्टडी किया। मैंने ओहमिक और नॉन ओहमिक की टाइम क्योंकि कम था, उसको मैंने एक तरह से सिर्फ समझाया, लिखवा नहीं सका। वो आप लोगों ने अपनी बुक से रीड करना है और फिर उसके बाद उसको समझना है अच्छी तरीके से और अपने नोट्स में लिखना है। आज हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग resistance of conductor। मैं आगे लिख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू डायमेंशंस, विद रेस्पेक्ट टू इट्स डायमेंशन। अब डायमेंशन से मुराद वो फर्स्ट ईयर वाली डायमेंशन नहीं है, ये जो कल हमने रेजिस्टेंस की डायमेंशन लिखी थी। यहां से मुराद, डायमेंशन से मुराद इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस वो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है। बड़े गौर से समझिएगा। रेजिस्टेंस की कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? एक तो ये है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, इधर पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल लगा हुआ है, इधर नेगेटिव है। ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्हें मैं कनेक्ट ही कर दूं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है यहां से ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से मूव करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि अंदर अभी किसी किस्म के एटम्स नहीं है। ये आबिद हुसैन जंतर मंतर पढ़ता है और अचानक इन इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में एटम्स आ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बगैर किसी टकराव के बड़ी तेजी से भाग के जा रहे थे, जब उनके रास्ते में ये पत्थर आ जाएंगे, यानी एटम्स आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इनसे टकराते हुए आगे जाएंगे, जिससे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिससे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड कम होने का मतलब है कि अब उन चार्जेस के फ्लो में रुकावट आ गई। तो रुकावट की वजह क्या है? रुकावट की पहली वजह है कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with atoms of conductor। तो रेजिस्टेंस की पहली वजह क्या है? कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर।
हाँ भाई अहमद खान, ये बात समझ आई? ये सर। क्यों अलिशबा, समझ आ गई? आवाज नहीं आ रही अलिशबा आपकी? जी सर, आ गई समझ से। चलें, ठीक हो गया। खदीजा है क्लास में? बताएं, ये बात समझ आई? खदीजा लगता है सो रही है। तो पहली वजह जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या चार्जेस के फ्लो में रुकावट आती है, दैट इज द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। दूसरा, अब मैं यहां पर बात बताऊं, ये मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, ये आगे भी अभी हम पढ़ेंगे, और सेम लेंथ का ये दूसरा कंडक्टर है। इसमें ये एटम्स हैं, नीचे वाले में भी एटम्स हैं। यहां से ये इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इन दरमियान वाले एटम से टकराता हुआ गुजर के जाएगा। एटम से टकराने की वजह से दैट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस। यहां से भी इलेक्ट्रॉन गुजरने के लिए एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता भी है, ये तीसरा रास्ता भी है। इधर एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में, वन कंडक्टर में एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, और टू कंडक्टर में एक वक्त में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन गुजर के जा रहे हैं। कोलिजन्स बेशक दूसरे वाले में ज्यादा होंगे, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि किस कंडक्टर में, वन में या टू में, चार्जेस का फ्लो रेट यानी करंट ज्यादा है? किस में हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है, अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम्स यानी करंट ज्यादा है? बताओ भाई, साइम आप बताओ। सर टू में। टू में ज्यादा है, ठीक है। दोनों को हमने एक ही बैटरी के से कनेक्ट किया हुआ है, ऊपर वाले पे भी 10 वोल्ट लगाए, नीचे वाले में भी 10 वोल्ट लगाए, लेकिन नीचे वाले में यानी टू कंडक्टर के अंदर हमारे पास करंट ज्यादा है। इधर करंट ज्यादा है और इसमें करंट कम है, तो ओम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू V ओवर I। V कांस्टेंट हमने रखा है, यानी दोनों पर 10 वोल्ट इस पे भी लगाए हैं, 10 वोल्ट इसी पे ही लगाए हैं, तो हमारे पास रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें करंट ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसमें करंट कम होगा, चार्जेस के फ्लो मुश्किल होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें यह पता चलता है कि जिस कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ पाथ्स ज्यादा होगी, उसमें करंट ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगी। और जिस कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ पाथ्स कम होंगे, उसमें करंट कम होगा और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस की दूसरी वजह क्या है जो ओवरऑल कंडक्टर करंट के फ्लो में रुकावट पेश करता है? उसकी पहली वजह है कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स, और दूसरी वजह क्या है? लेस अवेलेबिलिटी ऑफ पाथ्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। कि जितने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए पाथ्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। जितनी अवेलेबिलिटी कम होगी पाथ्स के फ्लो के लिए, उतना हमारे पास क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो नंबर 2 जो है वो क्या है? लेस अवेलेबिलिटी ऑफ पाथ्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। तो ये दो मेन काजेज हैं। एक तीसरा टेम्परेचर है, वो हम आगे अगले टॉपिक में जाकर पढ़ेंगे।
तो हमारे पास मेन काजेज हैं। पहला काज क्या है? कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स। दूसरा क्या है हमारे पास? लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द पाथ्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। ये काजेज कहीं साइड इंफॉर्मेशन में लिख लें अपने पास। जब लिख लें तो प्लीज रेज योर हैंड्स, फिर मैं अगली बात स्टार्ट करूंगा। गुड मरियम, गुड लिशबा, जबरदस्त वासिक, साइम गुड, जबरदस्त, फातिमा रहीम गुड, एमन शाबाश, अकीब ने भी लिख लिया भाई गुड, ज़ुएब जबरदस्त। चलो भाई, उम्मीद है बाकी ने भी लिख लिया होगा। अब हम अपनी बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मैंने उसमें लफ्ज ऐड किया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमेंशन, लेंथ, विड्थ वगैरह के लिहाज से। पहला जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to length of the conductor। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, R is directly proportional to L। हुरुलैन बहुत लेट आ रही हैं, ये क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखें, ये हमारे पास दो कंडक्टर हो गए, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं ये सपोज कर रहा हूं कि सेम है। इसको मैं और छोटा कर लेता हूं। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्या सपोज कर रहे हैं कि सेम है। ठीक, इसमें भी ऐसे एटम्स हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो लोकेशन ऑफ एटम भी एक तरह से सेम होगी। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ये वाला एरिया सेम है, तो अगर ऊपर वाले में भी इलेक्ट्रॉन के गुजरने के लिए एक ही रास्ता है दरमियान में, एटम्स के दरमियान, तो नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा। तो क्यों उसामा, इनमें से किस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ कोलिजन ज्यादा होंगे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? अकीब आप बता रहे हैं। नीचे वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और लांती, मेरा सवाल क्या था कि हमारे पास किसके अंदर इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ कोलिजन ज्यादा होंगे? नीचे वाले में सर। नीचे वाले में कोलिजन ज्यादा होंगे। कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन के बहाव में, उनके फ्लो में हमारे पास रुकावट आएगी। नीचे वाले में जब ज्यादा कोलिजन है तो इधर फ्लो में रुकावट भी ज्यादा होगी। तो आप सही कह रहे थे कि इसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और उसकी रेजिस्टेंस कम। तो जिसकी लेंथ कम है उसकी रेजिस्टेंस भी कम है, और जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो ये पहली बात आ गई कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास पॉइंट? कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये बात मैंने यहां पर आपको अभी समझाई है, इसके लिए मैं फिगर बस इसी को इस्तेमाल करता हूं। तो ये जरा देखो, दोनों की लेंथ मैंने क्या रखी है, सेम लेंथ सेम अब है, क्योंकि अब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को स्टडी करना चाहते हैं, लेंथ वाला इफेक्ट डिस्टर्ब ना करे। लेंथ सेम हो गई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। ठीक हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के गुजरने के लिए एक रास्ता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन के एटम्स के दरमियान गुजरने के लिए 3 रास्ते हैं। जब हम बैटरी इसके साथ कनेक्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये सारे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, करंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसमें एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जबकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज नीचे वाले में हमारे पास ज्यादा फ्लो कर रहा है। जब उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा इन यूनिट टाइम, तो उसमें करंट भी ज्यादा होगा। करंट ज्यादा होगा तो मैंने यहां पर बताया उस लॉ के मुताबिक R = V/I। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाए तो R और I आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें करंट ज्यादा होगा उसमें वो कंडक्टर हमारे पास करंट के फ्लो यानी चार्जेस के फ्लो में रुकावट कम ऑफर कर रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। जबकि इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के गुजरने के लिए एक रास्ता है, कम चार्ज फ्लो कर रहा है, कम करंट होगा। कम करंट की मीनिंग का मतलब क्या होगा कि उसमें करंट के फ्लो के लिए रुकावट दूसरे के मुकाबले में क्या होगी है, ज्यादा होगी। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतना चार्ज के फ्लो के लिए जो अवेलेबल पाथ्स हैं जिनमें से चार्जेस ने इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करने वो ज्यादा होंगे। ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा और ज्यादा हमारे पास करंट फ्लो करेगा। करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो डायमेंशंस के लिहाज से शादी, डायमेंशंस के लिहाज से हमारे पास 2 फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और दूसरा क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, कंबाइनिंग अबव रिलेशंस। तो R प्रोपोर्शनल L/A, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वल में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आता है रो, वो डेंसिटी का जो सिंबल है रो। लेकिन ये डेंसिटी यहां पर नहीं है, ये क्या है अभी पता चल जाता है, रो L/A। where rho is constant of proportionality and it is called resistivity R। एक नाम है इसका resistivity और दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द, किसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टर की नहीं, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी रो जो है ये रेजिस्टेंस ही है लेकिन कंडक्टर की नहीं, कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी का नाम है। मसलन कॉपर का एक कंडक्टर है ये वाला, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, इसकी लेंथ भी है, तो L और A के लिहाज से इसकी एक अपनी रेजिस्टेंस होगी। दूसरा फर्ज कर लें ये हमारे पास, मैंने कीज निकाल रहा हूं, ये हमारे पास एक की है,
इसकी अपनी एक लेंथ है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी अपनी है। ये भी कॉपर का बना हुआ है और ये भी कॉपर का बना हुआ है, लेकिन दोनों की लेंथ डिफरेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर दोनों कॉपर के बने हुए हैं, मटेरियल सेम है, तो रो इज द कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो रो की वैल्यू कॉपर के लिए जितनी इसके लिए होगी उतनी इसके लिए होगी, याद रखें। तो क्या है कि रो इस जिससे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये किसका कांस्टेंट है, ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिस कंडक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही बात? तो मटेरियल की, एक ही मटेरियल के डिफरेंट कंडक्टर्स हो सकते हैं लेंथ के लिहाज से, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिहाज से, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए क्या लिखा है कि हमने ये लिखा है कि इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्लियर होगी ये बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस रेजिस्टिविटी को और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, शाह जी ये पतनी लंबी सी हेडिंग बना दी मैंने, आर बड़ा होगा, एस बड़ा होगा, फिर मटेरियल ए कंडक्टर, जानबूझ के लिख दिया ताकि एक दफा हाथ से गुजरने के बाद ये बात आपके जहन में पक्की हो जाए, पुख्ता हो जाए कि हमारे पास ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर चेंज होते रहेंगे लेकिन जो एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक कॉपर की मैंने रेजिस्टिविटी मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वो मैं कैसे मालूम करूंगा? तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि एक कंडक्टर लूंगा, उस कंडक्टर कौन सा लूंगा जिसकी लेंथ हो 1 मीटर और उसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंस R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो रो किसके बराबर आ जाएगा, A इधर डिवाइड और इधर आकर R से मल्टीप्लाई, तो A R से मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई, इधर आकर R से डिवाइड, ये तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला बन गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ जो है, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं वो 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो फिर जो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर, रो किसके बराबर होगी, आर। मैं इसको थोड़ा सा शोर शाह में लिखता हूं, आर ए ओवर एल, ऐसे कर देता हूं, इज इक्वल टू आर, एरिया इसका कितना है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो ये वैल्यू लिखूं 1 ओवर 1, तो वो 1 ही आना है, तो रो किसके बराबर आ जाएगी, आर के। यानी इसके कंडक्टर के मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर होगी, इस कंडक्टर की जितनी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू के बराबर होगी। तो मैं क्या कहता हूं, देखिए इधर रेजिस्टिविटी ऑफ, गौर से समझना यार ये लफ्ज, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर is equal to resistance of, is equal to its resistance, यानी कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बराबर होगी। लेकिन कब,
if its length is 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square। तो मैंने क्या करना है, मैंने किसी भी मटेरियल की, मैंने कॉपर की रेजिस्टिविटी मालूम करनी है, कॉपर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसके एक कंडक्टर बनाऊंगा। कौन सा कंडक्टर? जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। मैं उसके एंड्स पर ऐसे एक ओम मीटर लगा दूंगा जो रेजिस्टेंस मेजर करके देगा। तो जितनी इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, मसलन 100 ओम आ गई, तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी कितनी होगी, 100 ओम। ये उसके मेजर करने का तरीका, उसकी रेजिस्टिविटी मेजर करने का तरीका होगा। अच्छा, अब जरा गौर करो कि अगर इस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो वो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। तो बजाय इसके मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैं एक ऐसा कंडक्टर इस्तेमाल कर रहा हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए जिसकी लेंथ 1 मीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये बना सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे मेरा फोकस है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कंडक्टर कौन सा कंडक्टर? ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, अब जरूरी नहीं है कि यही शेप हो, मैं ऐसा एक बॉक्स बना देता हूं जिसकी लेंथ क्यूब बना देता हूं, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक साइड की लेंथ 1 मीटर है, तो विड्थ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर, तो वॉल्यूम इसका कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो मैं इसके साथ ओम मीटर लगा देता हूं। ओम मीटर जितनी इसकी मुझे रेजिस्टेंस मेजर करके देगा दो एंड्स के दरमियान, वही इसके मटेरियल की क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मैं एक आखिरी बात बताऊंगा, फिर बाकी बातें हम कल करेंगे। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, ओम मीटर। ओम उसके आगे स्पेस और आगे मीटर लिख दिया है ताकि जरा समझ आ जाए कैसे आया ये। रफ में अगर मैं हल करूं, रेजिस्टिविटी का फार्मूला है RA/L, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओम का सिंबल ये है ओमेगा और ये साथ है ओम मीटर। क्लियर होगी बात? डायमेंशंस आप लोगों का होमवर्क है, मुझे अब याद नहीं है, कल मैं किससे पूछता हूं, मुझे जरा दे के बता दें रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमने क्या लिखी थी, कौन बताएगा? जैद आप बता दें अगर आपने लिखी थी। रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? कौन बताएगा? रब मरियम आप बता दें। ml स्क्वायर, ml स्क्वायर, आगे t माइनस क्यू, t माइनस 2 और है, a माइनस 3 है सर, 3 t माइनस 3, a माइनस 2। जी सर। हाँ जी, तो ये देखो ये ओम की ये आ गई, ये ओम के नीचे लिख रहा हूं। आगे फिर है मीटर, तो मीटर की डायमेंशन क्या होनी है, L, वो इस L स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब।
तो इसकी डायमेंशन बनेगी m(L3T-3a-2) और इसकी फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट क्या बन जाएगी, मैस की किलोग्राम, लेंथ की मीटर क्यूब, टाइम की सेकंड, ऊपर -3 और ये एम्पेयर स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। ठीक हो गया मेरा सोना। अब आप लोग जितना मैंने आज बताया है उसके मुताबिक जरा मुझे ये बताओ, मैं सिर्फ किससे पूछना चाहता हूं, आफ्ताब साहब भी आए बैठे हैं, गुस्से भी हो रहे हैं, मैं राबिया रहमतुल्लाह अलैह आपसे पूछता हूं। राबिया आप मौजूद हैं? यस सर। चलो फिर जवाब दो, आपने बताते रहना जब तक मैं सवाल करता रहूं। लेंथ बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कम होगी। अब बताओ, ये रो का फार्मूला लिखा है, लेंथ ज्यादा कर दें तो रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे लेंथ ज्यादा कर दें तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही। उसामा आप बता दें। सर कम होगी। साद आप बता दें। साद क्लास में है? यस सर। हाँ जी, लेंथ ज्यादा हो जाए तो रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? सर कम हो जाएगी। अच्छा, मेरा पता दिल क्या कर रहा है कि मैं सर सेम रहेगी। हो जाऊं। हाँ क्या कहा? सर सेम रहेगी। सेम रहेगी, मलंग आदमी, शाबाश, अब ठीक हो गया। रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो कंडक्टर की ये लेंथ और एरिया तो कंडक्टर पे डिपेंड करे। तो मैंने क्या बताया कि छोटे कंडक्टर हो, बड़ा कंडक्टर हो या पूरा पहाड़ हो कॉपर का, उनकी रेजिस्टिविटी क्या रहनी है? सेम रहनी है। ये तो फार्मूले से हमने डराया। और दूसरा भी आपको ये पता नहीं, रो क्या है इस इक्वेशन के अंदर, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो रेजिस्टिविटी लेंथ, एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यही बातें हम कल भी करेंगे, इसलिए इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मैं तस्वीर भेज देता हूं आप लोगों को। कल हमने ये पढ़ा था कि एक कंडक्टर क्या होता है? लाइक अ वायर, जिसकी एक सर्टेन लेंथ है, जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो डायमेंशंस के लिहाज से उसकी जो रेजिस्टेंस है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक लेंथ पर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसकी रीजंस क्या हैं ये मैंने आप लोगों को कल बताई थी। फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो रो भी आ जाता है। रो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन रो जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो हमारे पास यहां से हमें पता चलता है कि तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और तीसरा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रही है। तीसरा किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, पहला आ गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ द कंडक्टर, और तीसरा आ गया मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तीनों के साथ ऑफ कंडक्टर जरूर लिखना।
तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। हमारी कल की बहस में ये बातें हमें पता चली थी। एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रो दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन डिफरेंट मटेरियल के कंडक्टर होंगे तो फिर उनकी सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि उनका मटेरियल रो की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। आज जो हमारा अगला फैक्टर है, अगला टॉपिक है, उस पर जाने से पहले मैं इस रेजिस्टेंस के ये जो सामने फार्मूला है इसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिखना चाहता हूं। ठीक है, ये अलहदा से बस ऑब्जेक्टिव्स के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ये फिर हम उसको जरा देख रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? दिस वन, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ए जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है। यूजुअली कंडक्टर क्या होते हैं? वायर होती है, जिसका जो सामने फेस होता है वो क्रॉस सेक्शनल होता है। जिसका सामने जो फेस है वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल है, सर्कुलर है, सर्कुलर फेस है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसे मैं क्या लिख सकता हूं? R इज इक्वल टू रो L ओवर A को क्या लिख सकता हूं? पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। ये इसके एक फॉर्मेट आ गया। ठीक है। दूसरा, आप लोग ये जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। सेंटर से लेकर यहां तक ये रेडियस है, और अगर मैं यहां तक इसे मिला दूं तो ये हमारे पास क्या है? इसका डायमीटर है। और डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें तो वो क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है। डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें तो वो क्या बन जाएगा? रेडियस। तो ये R की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? D/2 होल स्क्वायर। इस लिहाज से ये रो L ओवर D स्क्वायर बाय 4 डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा 4 रो L ओवर D स्क्वायर। ये एक और फॉर्मेट आ गया। राबिया रहमतुल्लाह अलैह, इधर तवज्जो दें, बहुत लेट आई हैं आप। कल हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L ओवर A क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये कौन सा फेस होता है? सर्कुलर फेस है किसी भी कंडक्टर का, पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो ऐसे डायमीटर के लिहाज से लिखें तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट फार्मूलाए फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये नोट कर लें, फिर हम अगली बात करते हैं। सर वो पाई भी आ जाएगा। ये नोट कर लें। जी जैद, क्या कहा है आपने? सर वो पाई भी आ जाएगा। हाँ, ये पाई 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 डी स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू। लिख लिया ना सबने? यस सर। अब सारे की तवज्जो इधर हो। कल हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है कि किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं, करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम से टकराते हैं, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं? करंट को अपोज करते हैं। दूसरा भी मैंने एक रीजन बताई थी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड है, लेकिन अभी मैं सिर्फ जहन में ये लाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब गुजरते हैं तो हर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में एक रुकावट ऑफर करता है, एक अपोजिशन ऑफर करता है, मेनली ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स। उस प्रॉपर्टी को ऑफ द कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज
द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर, यानी डिफिकल्टी को मेजर करना कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कितनी डिफिकल्टी है, इसको मेजर करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये कंडक्टर की एबिलिटी है। अगर मैं इसकी बजाय ये मेजर करना चाहूं कि एक कंडक्टर में करंट कितना आसानी से फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करना क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। ये आपने रफ या एक अलहदा से एक जस्ट रफ रिलेशन थे जो मुख्तलिफ हमारे पास आगे इस्तेमाल होते हैं, इसने आपने इस लिहाज से देखना है। समझ में आ गई बात? टॉपिक हमारा कल वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है आगे। ठीक है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है ये क्या है? रेजिस्टेंस में हम इसमें से ये देखते हैं कि करंट कितना मुश्किल से गुजर रहा है, लेकिन उसकी बजाय अगर हम ये सोचना चाहेंगे करंट कितना आसानी से गुजर रहा है, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस जो है वो क्या है? ये उलट है, इनवर्स है किसका? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का। तो मैं क्या कहता हूं? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistance of conductor. It is reciprocal of resistance of the conductor. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल होता है G और रेजिस्टेंस का सिंबल है R, तो G इज इक्वल टू 1 ओवर R। ये क्या करता है? मैं ऐसे लिख देता हूं, इट मेजर्स हाउ इजीली करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर। करंट कितना आसानी से कंडक्टर में फ्लो होता है। सारों की तवज्जो इधर 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 इधर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम। सारे स्मॉल लेटर्स, ओ भी छोटा, एच भी छोटा, एम भी छोटा, और इनवर्स -1 पावर आ जाएगी। ये इसको लिखने का एक और तरीका भी है, एम शुरू में, एच मिडल में था, मिडल में रहेगा, ओ स्टार्ट में था, ये आगे पे चले। महो महो, मैं ऐसे महू बहु ऐसे बोलता हूं। ठीक है, आपने सही बोलना है। इसकी तीसरी यूनिट भी है, कंडक्टेंस की जो तीसरी यूनिट है वो क्या है? सीमन। SIEMEN, सीमन। ये जो इस्लामाबाद में ज्यादातर क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं, वो ग्रीन कलर वाले पुराने, वो सारे एक कंपनी सीमन के बने हुए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर है। ओम इनवर्स, महो, सीमन। ठीक है, ओम इनवर्स को इसके सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ओम का सिंबल है और ये -1। सीमन का सिंबल जो है वो कैपिटल S है। ठीक है, तो अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूं इसकी यूनिट को, ओम इनवर्स को, महू को या सीमन को, तो हम क्या कहेंगे? ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम हो तो उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? उसकी कंडक्टेंस होगी 1 महो, 1 ओम इनवर्स या 1 सीमन होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? मैं इसको इधर लिखना, उस जगह को मैंने जरा इस्तेमाल करना है कंडक्टिविटी के लिए, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? इफ अ रेजिस्टेंस, ऐसे मैं क्या देता हूं? इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is 1 ohm, then its conductance G will be 1 mho. 1
ओम इनवर्स 1 सीमन कंडक्टिविटी 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 इधर देखो यार, रेजिस्टेंस है किसकी प्रॉपर्टी? कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? ये जो रो है हमारे पास, रो 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 इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर करंट को कितना अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है कि जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है वो मटेरियल करंट को कितना अपोज करने की एबिलिटी रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू अ मटेरियल। कि एक मटेरियल में से करंट को अपोज जो हो रहा है वो उसकी उस एबिलिटी को हम मेजर करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे? रेजिस्टिविटी से मेजर करेंगे। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का जो उलट है उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी करंट के फ्लो में रुकावट मटेरियल की मेजर करता है। तो मटेरियल करंट के फ्लो में कितनी रुकावट पेश कर रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में हमने ये चेक करना कितना आसानी से इस मटेरियल में से करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिविटी सोच के। तो फिर हमारे पास क्या होगा? उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या है? It is reciprocal of resistivity of material of conductor। क्लियर है? रेजिस्टिविटी का जो हमारे पास सिंबल है वो है सिग्मा। मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, कंडक्टिविटी is equal to 1 over resistivity, ये सिग्मा, और रेजिस्टिविटी क्या है? 1 over रो। इसकी जो SI यूनिट है इसकी जो SI यूनिट है वो क्या थी? रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या थी? ओम मीटर। लेकिन इनवर्स में है तो ये क्या हो जाएगा? ओम मीटर इनवर्स। सारों की तवज्जो इधर हो। ओम के ऊपर इनवर्स लेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? महो। और साथ ये मीटर के ऊपर पर मीटर ऐसे लिखेंगे। महो जो है या ओम इनवर्स जो है वो किसके बराबर है? सीमन पर मीटर। तो ये सारी हमारे पास किसकी यूनिट है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है? सीमन पर इनवर्स को, पर मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं SM-1। अब जरा देखना है इधर, छोटा सा आपने तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखा होगा, यू मस्ट हैव सम स्पेस। सारे इधर देखो, मेरा दिल कर रहा है एक और भी तरीके से लिख लें। देखो पूरी तवज्जो इधर, यहां पर आपके पास जगह होगी, सारे तवज्जो इधर दें। मैं इधर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इधर, ये G इज इक्वल टू 1 over R है। तो R किसके बराबर है? रो L over A। तो जो कंडक्टेंस है G
ए ऊपर चला जाएगा, एल इनवर्स में आ जाएगा, और यहां पर 1/ρ ये हमने अभी पढ़ा है, ये क्या है, कंडक्टिविटी। बल्कि ऐसे एक दफा मैं लिख देता हूं, एक दफा लिख लिया 1/ρ, अगली लाइन में लिख देता हूं G इज इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी इंटू A/L। ये हमारे पास कंडक्टिविटी का एक फार्मूला बन जाता है, कंडक्टेंस का एक फार्मूला बन जाता है। यहीं से आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, जरा मुझे बताओ। सिग्मा इधर ही रहे, जी के साथ ये एल आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी। जी को हम क्या लिख सकते हैं, जी को रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी 1/r इंटू L/A। यहां तक लिख लें। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी, जल्दी से पूछना है। सवाल हो तो मेरे से पूछें, जल्दी से पूछें। सर ये आखिरी इक्वेशन की समझ नहीं आई। जी जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। सर ये आखिरी इक्वेशन की समझ नहीं आई। मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ भाई, ये कौन सी बात है ऐसी। देखें इधर, देखो मेरा सोना, मैं इधर लिख रहा हूं ये वाली इक्वेशन, ये लास्ट वाली, ये जिसको अभी मैंने सर्कल किया, आप इसकी बात कर रहे हैं। जी सर जी। चलें, तो ये देखो मेरा सोना, ये कंडक्टेंस की इक्वेशन क्या बने, G इज इक्वल टू सिग्मा A/L। नजर आ रहा है यहां पर? जी सर आ रहा है। अब सिग्मा इधर ही रहे, L डिवाइड हो रहा है इधर आगे G से, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। A मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे G से, क्या हो जाएगा, डिवाइड। बस ये सिग्मा इज इक्वल टू G L/A। सही। G क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसे 1/r भी लिख सकता हूं। एक ये फार्मूला बन गया, दूसरा G की जगह पर 1/r लिख दिया, वो ये आ गया। क्लियर? यस सर। चलो भाई, अच्छा मेरा सोना, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सारा लिख लिया होगा। क्या मैं मिटा सकता हूं? यस सर। जी सर। चलो, नो सर, नहीं लिखा अभी। खाना खाया करें। ये वाला कॉलम तो लिख लिया ना लड़की एमन? सर आपका नेट वीक है इसलिए सर नजर नहीं आ रहा था, और अभी नहीं लिखा। अभी नजर आ रहा है? यस सर। तो फिर तुमने समझा क्या होगा भाई? वो अबे तुम्हें नजर आ रहा था? यस सर। सर अभी नजर आ रहा है। चले, मैं तस्वीर भी बाद में शेयर कर दूंगा, अभी ये मैंने तस्वीर बना ली, ठीक है। अभी जरा तवज्जो इधर हो क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया। यहां पर कल भी जाते हुए साथ से बात हुई, आप लोगों से हुई
कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, कंडक्टर की लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। रेजिस्टेंस का उलट है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंडक्टेंस भी उन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टर छोटा हो या बड़ा हो, मटेरियल अगर उसका सेम है तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, और रेजिस्टिविटी का उलट है कंडक्टिविटी। तो जब रेजिस्टिविटी हमारे पास सेम होगी तो इसका मतलब है उनकी कंडक्टिविटी भी सेम, रॉड अगर होंगे सेम मटेरियल के होंगे, बेशक उनकी लेंथ और एरिया डिफरेंट होगा, मटेरियल अगर सेम होगा तो उनकी कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास याद रखो, मैं एक सवाल लिख रहा हूं, इफ रेडियस ऑफ अ कंडक्टर, इफ रेडियस ऑफ, ज्यादा बेहतर सवाल लिखता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज हाफ्ड, रेडियस को हाफ कर दिया, देन what happens to its resistance, conductance, resistivity, conductivity, इन चार पर क्या फर्क होगा? ठीक है, यही अगर आप लोगों ने समझ लिया तो फिर ढेरों सवाल हम इसके अच्छे तरीके से बना सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले अब कौन सा फार्मूला इनमें रेजिस्टेंस वाला में से यूज होगा, ये वाला होगा जिसमें रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास जो भी कंडक्टर है, लेट आर बी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, देन R इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर। मैं ऐसे कह रहा हूं, आर बी ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ऐसे भी कह दें ताकि आपके जहन में डाउट ना हो, ना मेंशन किया तो पता है कि ओरिजिनल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगली बात, इफ रेडियस इज हाफ, अब इस कंडक्टर का हमने ऐसा कंडक्टर ले लिया, पहले ये था, अब ऐसा कंडक्टर ले लिया जिसका रेडियस क्या हो गया, हाफ होगा। लाजिम बात, रेडियस हाफ होगा तो ये तो उसका डायमीटर भी हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया। इस रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस हाफ होने का मतलब क्या है, नया रेडियस आ जाएगा। पहले अगर रेडियस आर था तब वो कितना हो जाएगा, r/2। सही। तो रेडियस जब चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सो इट्स new resistance will be R dash will be, तो उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी, देखो भाई, ये मैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं इसलिए समझना है। R डैश इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई, जब क्या होगा, रेडियस आर डैश हो जाएगा तो ये आर डैश स्क्वायर। अब क्या हो गया, रो एल ओवर पाई आर डैश की जगह पर क्या लिख दिया, r/2 होल स्क्वायर, रेडियस क्योंकि हाफ हो गया, r/2 होल स्क्वायर। आर डैश इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई क्या है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये 4 जो है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर, रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये है जब रेडियस आर था तो ये उस कंडक्टर की जो ओरिजिनल था जिसका रेडियस हाफ नहीं किया था उसकी रेजिस्टेंस के बराबर है। तो आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस।
4 गुना बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस रेडियस हाफ करने से। अब इसके बाद बाकी सारी बातें आसान है। जी डैश इज इक्वल टू 1 ओवर आर डैश। अब ओरिजिनल याद रखना है, ये ओरिजिनल हो गई ना, जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर। जो रेजिस्टेंस आर है तो कंडक्टेंस जी है, तो अब जी डैश इज इक्वल टू 1 ओवर आर। ये पहला ऐसा हो गया, इसको मैं कह देता हूं दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट यानी ये वाला, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। जी डैश एक तरीका ये है कि ये जो हमने अभी फार्मूला लिखा था किधर गया, यही वाला कर लें, जी इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एल। ए को क्या लिखें, पाई आर स्क्वायर, और यहां से यही सारे स्टेप्स फॉलो करें। दूसरा यहां से हम शार्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। जी डैश 1 ओवर आर डैश, आर डैश कितना है 4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस बढ़ गया है, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास है 1 ओवर 4 अलहदा कर दिया, तो ये 1 ओवर आर जो है दिस इज द कंडक्टेंस। तो हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ऐसे लिख देता हूं G बाय 4, कंडक्टेंस विल डिक्रीज बाय, नीचे लिखना है कंडक्टेंस विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। फिर C पार्ट रेजिस्टिविटी, तो वो मेरा सुना आप लोगों को मैंने बार बार बताया, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि हमारे पास रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये दो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। मैंने सवाल में यहां पर ये नहीं लिखा कि उसका रेडियस हाफ कर दिया तो मटेरियल मैंने कॉपर से आयरन ले लिया। मटेरियल क्या रहेगा, रेडियस हाफ कर रहे हैं एक ही रॉड का, तो उसका मतलब उसका मटेरियल सेम रहेगा। जब मटेरियल सेम रहेगा तो मैंने आपको पहले ही बताया, कल भी बताया था, साथ के साथ ये बात हुई, पहले जो थे तो साथ ने मुझे फिर बताया भी, सही बता दिया। तो वो क्या बता दिया कि हमारे पास लेंथ कम हो या ज्यादा हो, एरिया कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। इससे हमारे पास क्योंकि मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए लेंथ एरिया वगैरह चेंज करने से उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं, देयर विल बी no effect on resistance, on resistivity and conductivity of material of conductor as material remains same। ये आ गया। तो ये हमारा एक छोटा सा बहुत अहम सा सवाल है, ठीक है। एमन आप फिर डिस्कनेक्ट हुई थी, किसी का क्वेश्चन है इस वक्त? सर नहीं एमन आप तो थी, एमन रहमान तो थी, एमन खान। खदीजा समझ आई है बुजुर्गों? यस सर। क्यों भाई ज़ुएब? जी सर। मोईज आप बताएं यार। जी सर। चलो ठीक है मेरा सोना, अभी मैं इसकी तस्वीर भेज देता हूं क्योंकि आफ्ताब साहब भी आ गए हैं। जिसका कोई सवाल हो वो मेरे से फिर उसमें भी पूछ सकता है, क्या कहते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकता है। कल इसी से रिलेटेड मैंने आपसे एक सवाल करना है, इसलिए इसके फार्मूलों को जरा देख कर आइएगा।